हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था संघट्ट सिद्धांत के बारे में। उस संघट्ट सिद्धांत के अंदर में हमने पढ़ा था अभिक्रिया अवरोधक दो प्रकार के अवरोधक थे। एक अपना ऊर्जा अवरोध जिसे अपन ने कहा था दहली ऊर्जा, और दूसरा वाला जो अपना अवरोध था वो था हमारा अभिक्रिया का अभिविन्यास यानी संघट्टों की डायरेक्शन। ठीक है, उसके आगे का अपन आज के वीडियो में पढ़ते हैं अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभिकारक अणुओं के मध्य अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनमें होने वाले संघट्ट भी यानी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, और संघट्ट होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि हमें पता है अभिकारक अणुओं में कुछ पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग इसलिए बढ़ता है क्योंकि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनमें होने वाले टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। फिर हमने देखा प्रयोगों के द्वारा, परीक्षण के द्वारा अपन ने प्राप्त किया कि जब अपन किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, हमने किसी अभिक्रिया का ताप कितना बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग हो जाता है, लगभग कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, यानी हम अगर किसी अभिक्रिया का वेग, अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ताप गुणांक की परिभाषा निकालेंगे। हम यहाँ से किसकी परिभाषा निकालेंगे, ताप गुणांक की। ताप गुणांक क्या होता है, देखिए कोई एक अभिक्रिया है जिसका ताप कितना है, T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई एक अभिक्रिया है जिसका ताप कितना है, T डिग्री सेल्सियस, और उस समय उस अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है वो होता है kT। ठीक है, किसी एक अभिक्रिया जिसका ताप कितना है, T डिग्री सेल्सियस है, उसका वेग नियतांक क्या होगा, kT होगा। फिर हम क्या करते हैं, उसी अभिक्रिया का ताप कितना बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग नियतांक होता है kT+10। कितना होता है, kT+10। तो ताप गुणांक क्या होता है, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस ताप आपने बढ़ाया है उसका वेग नियतांक, और पूर्ववर्ती अभिक्रिया जिसका ताप T डिग्री सेल्सियस था उसके वेग नियतांक का अनुपात कहलाता है ताप गुणांक। यानी ऐसी कोई अभिक्रिया जिनके वेग नियतांकों का अनुपात, जब उनमें कितने डिग्री का अंतर हो, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, ऐसी कोई अभिक्रिया जिनके वेग नियतांकों का अनुपात जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, ताप गुणांक कहलाता है। और इस ताप गुणांक का मान होता है लगभग 2 गुना। इस ताप गुणांक का मान क्या होता है, लगभग 2 गुना होता है। ठीक है भाई, किसे कहेंगे अपन ताप गुणांक, किसी अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात जब उनमें 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है का अनुपात कहलाता है ताप गुणांक, और इस ताप गुणांक का मान लगभग दुगना होता है। इसका मतलब ये है कि यानी अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया लगभग, ये 2 से 3 गुना भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे अपन कोई भी न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं तो उसमें अपन दोगुने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी आपने किसी अभिक्रिया का ताप कितना बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ाया आपने, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया ताप किसी अभिक्रिया का। ठीक है, तो उन अभिकारकों की गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ती है, 2 से 3% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, केवल 2 से 3% ही बढ़ती है। तो अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3% ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन अपन क्या देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है, 200 से 300% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 200 से 300% बढ़ जाता है। तो इसको हम केवल इसके आधार पर नहीं समझ सकते, अभिक्रिया के वेग को केवल ताप से अपन नहीं समझ सकते, इसलिए अपन इनको 2 कारक और होते हैं जिसके आधार पर अपन अभिक्रिया के वेग को समझते हैं। 2 कारक कौन कौन से हैं, 2 कारक कौन कौन से हैं। नंबर ए होता है संघट्ट आवृत्ति, नंबर ए क्या होता है, संघट्ट आवृत्ति, और दूसरा होता है प्रभावी संघट्टों का अंश। प्रभावी संघट्ट का अंश 2 होते हैं, एक होता है संघट्ट आवृत्ति, दूसरा होता है प्रभावी संघट्ट का अंश। संघट्ट आवृत्ति अपन पढ़ चुके हैं। क्या होता है संघट्ट आवृत्ति, किसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति लीटर प्रति सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या। यानी हमारा जो अभिक्रिया हो रही है जिस पात्र में या जिस भी
कमरे में हो रही है उसका हमें आयतन लेना है 1 लीटर, और उसमें जो टक्कर हो रही है वो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। उसको अपन क्या बोलते हैं, संघट्ट आवृत्ति बोलते हैं। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, Z से करते हैं। आगे बात समझ में। तो हमें पता है ताप बढ़ाओगे तो संघट्ट आवृत्ति बढ़ेगी, और संघट्ट आवृत्ति बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ये पहला कारक हो गया। लेकिन दूसरा कारक है प्रभावी संघट्टों का अंश। ये क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में एक समीकरण पढ़ी थी, वो पढ़ी थी अपन ने क्या, K = ZAB .e पावर EA माइनस ए RT। तो जो ये होता है, देखो ये तो है संघट्ट आवृत्ति, और जो ये होता है दैट इज प्रभावी संघट्ट का अंश। ये जो e पावर माइनस EA/RT जो होता है, इसे अपन बोलते हैं प्रभावी संघट्टों का अंश। ये प्रभावी संघट्टों का अंश कौन सा होता है, ये उन अभिकारक अणुओं का अंश है जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, तथा उनमें जो टक्कर होती हैं उनकी डायरेक्शन सही दिशा में होती है। प्रभावी संघट्टों का अंश कौन सा होता है, ये उन अभिकारक अणुओं का अंश है जिनकी ऊर्जा जो होती है दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, तथा उनमें जो टक्कर होती हैं, जो संघट्ट होते हैं, उनकी दिशा सही दिशा में होती है, उनका अभिविन्यास सही होता है। बात सही है। तो प्रभावी संघट्टों का अंश अगर बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो प्रभावी संघट्टों का अंश कैसे बढ़ जाता है, इसको हम समझते हैं एक ग्राफ के द्वारा। वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ किसने दिया है, वो ग्राफ देने वाले वैज्ञानिक है मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। ठीक है, वो कौन है, वो है मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। ठीक है, दो साइंटिस्ट हुए हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान साहब ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, ठीक है, और उसके आधार पर एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, वो जो ग्राफ है किसके बीच बनाया, प्रभावी संघट्टों का अंश, प्रभावी संघट्टों का अंश और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। इसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, फ्रैक्शंस ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। इफेक्टिव कॉलिजन्स को अपन बोलते हैं प्रभावी संघट्ट। ठीक है ना। तो जो इफेक्टिव कॉलिजन्स हैं उनके अंश और काइनेटिक एनर्जी में अपन ने ग्राफ खींचा, तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है। तो आप देखेंगे कि बहुत कम काइनेटिक एनर्जी और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले अणुओं का अंश क्या होता है, कम होता है। आप देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम है उनका अंश भी कम है, और जिनकी बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा है उनका भी अंश कम है। यानी आप इसको यूँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे किसी एक रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल अभिकारकों के हैं। समझिए 100 कितने मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल। ठीक है ना। और इनमें से जो उत्पाद में बदल रहे हैं वो मान लीजिए कितने हैं, 8-10 मॉलिक्यूल ही हैं। ठीक है, 8-10 अभिकारक मॉलिक्यूल हैं, वो उत्पाद में बदल रहे हैं। आप यूँ समझिए कि उन 100 मॉलिक्यूल में से, उन 100 मॉलिक्यूल के अंदर में से 2-4-5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, उनका अंश बहुत कम है, और 8-10 मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो इफेक्टिव कॉलिजन्स वाले मॉलिक्यूल हैं। यानी बहुत कम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी कम है, और बहुत अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश भी बहुत कम है। ठीक है भाई, आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस कर्व का एक पीक पॉइंट मिल रहा है, एक जो शीर्ष बिंदु मिल रहा है। ठीक है भाई, ये सर्वाधिक अंश है, प्रभावित संघट्टों का अंश ये सबसे ज़्यादा है। इसको अपन बोलते हैं अधिकतम संभाव्य ऊर्जा, इसको अपन बोलते हैं अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। यानी सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी रखने वाले अणुओं का ये वाला अंश है, इसे पीक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप समझिए ये वाला जो पॉइंट है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। टीई क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे हम कहते हैं दहली ऊर्जा, इसे हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। तो आप देखेंगे दहली ऊर्जा, ये यहाँ दहली जो ऊर्जा होती है ये वो ऊर्जा होती है जिसको प्राप्त कर अभिकारक अणु किस में बदल जाते हैं, उत्पाद में। ठीक है। तो आप देखेंगे कि दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश मात्र इतना है, दहली ऊर्जा से
अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश सिर्फ इतना है, ये वो अंश है जो किस में बदलता है, आपका उत्पाद में बदलता है। ठीक है, ये वो अभिकारक अणुओं का अंश है जो किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। ये वाला ग्राफ हमने तब खींचा है जब इसका ताप कितना है, T डिग्री सेल्सियस। कितना है, T डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं कि इसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस अधिक कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमें एक जो नया ग्राफ मिलता है उसका पीक पॉइंट कम हो जाता है, लेकिन ये जो अंश है, यानी जो ये वाला जो अपना कवर्ड एरिया था, ये अंश लगभग दुगना हो जाता है। हम इसको कवर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले ये जो अणुओं का अंश है, ये पहले वाले अंश का लगभग दोगुना हो जाता है। ये कर्व हमने कब खींचा, जब हमने इस अभिक्रिया का ताप कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो हमें बेसिकली ये जानना था कि प्रभावी संघट्टों का अंश कब बढ़ता है, जब हमने ताप कितना बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर हम देखते हैं जो ये कवर्ड एरिया है, ब्लू लाइन वाला जो वक्र है, इसका जो कवर्ड एरिया है, इसकी तरह जो आच्छादित क्षेत्र है, ये T डिग्री सेल्सियस ताप वाले आच्छादित क्षेत्र का लगभग दुगना होता है। इसलिए हमारी अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, लगभग दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आया कि अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो वास्तव में प्रभावी संघट्टों के जो अंश जो होता है वो लगभग दुगना हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया का वेग भी लगभग 2 गुना हो जाता है। आगे ना बात समझ में। तो ये हमें इस ग्राफ के द्वारा समझ में आया। ये जो ग्राफ था ये किसने समझाया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ठीक है, तो कुल मिला के अब जो हमने पिछले वीडियो में संघट्ट सिद्धांत पढ़ा था वो अब हमें आज और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए कुल मिला के जो आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि संघट्ट आवृत्ति क्या होती है। आपको पता है अभिक्रिया मिश्रण के प्रति लीटर प्रति सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है, उसे अपन Z से डिनोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रभावी संघट्ट किसे कहते हैं। प्रभावी संघट्ट ऐसे संघट्ट हैं जिससे अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। तीसरा, दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त कर अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। किसी भी अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं दहली ऊर्जा। चौथा क्वेश्चन, अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को समझाइए। जब किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनमें होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और उससे अभिकारक अणुओं के पुराने बंध टूट जाते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यह देखा गया है कि किसी अभिक्रिया का ताप अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी लगभग दोगुना हो जाता है, क्योंकि ताप गुणांक लगभग दोगुना होता है। ताप गुणांक किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ताप गुणांक क्या होता है। किसी अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। किसी अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात जिसमें 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है भाई, तो अभिक्रिया का जो वेग है ताप से बढ़ता है, लेकिन उसको समझाने के लिए 2 कारक होते हैं। पहला होता है संघट्ट आवृत्ति। हमें पता है कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो संघट्ट आवृत्ति बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। सिर्फ संघट्ट आवृत्ति से ही कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो आता है वो होता है प्रभावी संघट्टों का अंश, यानी इफेक्टिव कोलिजन्स का फ्रैक्शन। इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन क्या होता है, प्रभावी संघट्टों का अंश क्या होता है। ये अभिकारक अणुओं का वो अंश है जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है तथा उनके जो टक्कर की जो डायरेक्शन है, जो उनकी अभिविन्यास है वो सही दिशा में होता है। उन्हें अपन बोलते हैं प्रभावी टक्करों का, प्रभावी संघट्टों का अंश कहते हैं। अभी प्रभावी संघट्टों का अंश लगभग दुगना हो जाता है कब, जब आप किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ा देते हो 10 डिग्री सेल्सियस। ये अपन ने कैसे जाना, ये अपन ने इस ग्राफ से जाना। इसको किसने समझाया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमान नामक वैज्ञानिक ने। इसे अपन बोलते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र। उन्होंने प्रभावी संघट्टों के अंश में और दहली ऊर्जा के मध्य में ग्राफ खींचा, गतिज ऊर्जा के मध्य में ग्राफ खींचा। उन्होंने क्या देखा कि बहुत कम गतिज ऊर्जा और बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश कम होता है।
ठीक है। जिन अणुओं का अंश सबसे अधिक होता है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये वाला वो पॉइंट है, यानी इस सिचुएशन तक आने के बाद में अभिकारक अणु किस में बदलता है, उत्पाद में। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको अपन बोलते हैं दहली ऊर्जा। तो हम देखते हैं कि जब अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, उसके द्वारा, उस वक्र के द्वारा दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश ये है। फिर हम क्या करते हैं, उसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, पीक पॉइंट कम हो जाएगा, लेकिन दहली ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश पहले के अंश की तुलना में लगभग दुगना हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा पिछला वाला वीडियो, यानी कि संगत सिद्धांत, और आज वाला अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, ताप गुणांक और आपका ऊर्जा वितरण वक्र। ठीक है भाई, इसे अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे आर्यनीय समीकरण, सेकंड ऊर्जा, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।